तो गाइस भविष्य मालिका ग्रंथ में अच्युतानंद दास जी ने बताया है कि 2026 से लेकर 2032 तक पृथ्वी पर ऐसे बहुत सारे आपदाएं आएंगी, बहुत सारी चीज़ें घटेंगी, जिसके बाद पृथ्वी की आबादी कुल 64 करोड़ ही रह जाएगी। मतलब 31 करोड़ पूरे विश्व में और 33 करोड़ सिर्फ भारतवर्ष में बचे रहेंगे। तो ये सब होने के लिए एक के बाद एक अटैक्स, एक के बाद एक घटनाएं घटेंगी, जो बहुत विस्तार से वर्णित किया गया है। लेकिन सोचने की बात ये है कि ये सब घटनाएं किस क्रम में घटेंगी। तो इस ग्रंथ को पढ़ने के बाद ये समझ में आता है कि हमारे पृथ्वी में अभी जो भी एनवायरनमेंट पोल्यूशन जिस हद तक बढ़ गया है, अभी कोई भी ऐसी एलिमेंट नहीं है, ऐसा तत्व नहीं है जो प्रदूषित ना हो। चाहे आप वायु कह लीजिए, चाहे जल तत्व कह लीजिए, सभी प्रदूषण से ग्रस्त हैं। तो इसी के चलते हमने देखा है कि एक पैटर्न है जो फॉलो हो रहा है। जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि जब ऑब्वियसली कोरोना से हम सब लोग गुजरे हैं, कोरोना के दौरान बहुत सारी घटनाएं घटी हैं और वो जो आपदा आई थी, महामारी आई थी, वो वायु पर बेस्ड थी, ऐसा हम कह सकते हैं। क्योंकि जो वायरस फैल रहा था उस समय, वो इट वाज एयर रिलेटेड, एयरबोर्न डिजीज़ उसको कहा जाता था। तो वायु तत्व से जुड़ी ऐसी जो आपदा है, ये पहली बार आई थी, जिसका नाम कोरोना, जिसने जो पहले कभी नहीं आई थी। तो ये सब चीज़ें, उसके बाद उसका एक सेकंड वेव भी आया था और ये सब चीज़ें ऐसा बोला जा रहा है कि दोबारा भी हो सकती है। ऐसा हू द्वारा भी कहा गया है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा भी कहा गया है। तो ये हम कह सकते हैं कि पहली आपदा है जो वायु तत्व से रिलेटेड है। और अच्युतानंद दास जी महाराज कहते हैं कि ऐसी अजीब अजीब महामारियाँ आएंगी जो पहले कभी जिनका नाम भी नहीं सुना होगा पृथ्वी वालों ने, और ये सब आएंगी और मनुष्यों को बहुत सारे मनुष्यों को एक साथ ग्रसित करके मार डालेगी। दिस इज़ नॉट फॉर गेटिंग अफ्रेड, बट दिस इज़ जस्ट टू अंडरस्टैंड कि जिस तरह से वायु तत्व में प्रदूषण फैल गया है और जिस तरह से ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही है लोगों को, ये सब चीज़ें इंटरकनेक्टेड हैं। और हमें ये जानने की कोशिश करनी चाहिए कि हम इस आपदा से कैसे बचें। तो मुझे लगता है, जो मैंने अध्ययन किया है, कि हर एक व्यक्ति को पंचतत्व की गायत्री मंत्र को करना चाहिए, रोज़ सुनना चाहिए और नेचर को इन जनरल रिस्पेक्ट करना चाहिए। इसके बारे में मैं लास्ट में भी बताऊंगी, लेकिन अभी इस सेक्शन के लिए मैं बता दे रही हूँ कि हर तत्व को हमको जितनी हो सके इज्जत देनी चाहिए। वो हम कैसे कर सकते हैं? बाय रिड्यूसिंग द इम्पैक्ट वी हैव। हर एक आदमी की एक कार्बन फुटप्रिंट होती है, तो हर एक आदमी का एक पोल्यूशन लेवल होता है एनवायरनमेंट पर। हमको कोशिश करना चाहिए कितना हम वायु तत्व को प्लीज़ रखें, कितना हम नेचर के साथ कनेक्टेड रहें। वैसे आजकल ये सब चीज़ें कोई नहीं मानता, लेकिन हमारे ग्रंथों में वायुदेव, पवन देव, अग्निदेव, जल देव, ये सब देवता होते हैं। ये सब जो होते हैं गॉड्स होते हैं, और इनको हम प्लीज़ नहीं करते हैं, उल्टा इनको हम अब्यूज़ कर रहे हैं। तो वन ऑफ द थिंग्स जो हम कर रहे हैं गलत, वो ये है कि इन सब तत्वों को, इन सब नेचुरल एलिमेंट्स को हमने इज्जत करना भूल चुके हैं हम लोग। तो दिस इज़ वन ऑफ द वेरी फर्स्ट थिंग्स जो हमको याद रखना चाहिए। उसके बाद मैं आऊँगी कि अच्युतानंद दास जी ने एक और बात कही है कि शनि जब मीन राशि में प्रवेश करेंगे, तब ये जो चीज़ है सब शुरुआत हो जाएगी इसकी। जैसे कि अभी हमको पता है कि शनि अभी कुंभ राशि में है, तो ये रहेंगे अभी। उसके बाद ये जब मीन राशि में प्रवेश करेंगे, उसके बाद ये सब होगा। लेकिन बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स का ये भी मानना है कि शनि मीन राशि में हर 30 साल में जाता है, क्योंकि प्लैनेट्स पोजीशन ट्रांजिट करते हैं तो चेंज करते हैं पोजीशंस। तो ये तो उनका साइकिल चलता ही रहता है। तो इसमें ऐसा कौन सा बात हो गया कि 2026 में आके ये सब होगा जब शनि मीन राशि में जाएगा। तो उसका भी एक व्याख्यान है कि एक्चुअली उस टाइम पे अधिक मास और
ग्रहण होंगे, कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन बनेगा जो कि बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर कॉम्बिनेशंस होता है। उसकी वजह से बहुत सारे ऐसी घटनाएं घटेंगी जो कि महाभारत के समय भी घटा था। तो ये इसको हम बाद में विस्तार से बताएंगे, लेकिन अभी जो पॉइंट है इसको समझना ज़रूरी है। एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से शनि जब मीन राशि में जाता है, शनि को हम ऐसा प्लैनेट बोलते हैं जो कि एवरीबडी इज़ अफ्रेड ऑफ दैट प्लैनेट, बिकॉज शनि और चंद्र का जब एक कॉम्बिनेशन होता है तो विषयोग कहते हैं उसको। और चंद्रमा क्या होता है, पानी होता है। और शनिदेव क्या होता है, थोड़ा सा इम्प्योरिटीज़, थोड़ा सा गंदगी जिसको बोलते हैं, उस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस हिसाब से बोला जाता है कि ये जब एक साथ आते हैं तो इम्प्योरिटीज़ फैलती है। तो शनि जब मीन राशि में जाते हैं, मीन राशि एक जल तत्व राशि है। शनिदेव जब मीन राशि में प्रवेश करेंगे तो जल तत्व की ये राशि है, तो उसमें ऐसा माना जाता है कि बहुत वाटर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होंगी। तो इसी में मैं आऊँगी फिर उसी बात पे कि अभी वायु तत्व हो गया और अभी ये वाटर का तत्व है, पानी का तत्व है। तो पानी के तत्व के ऊपर बहुत ज़्यादा इंसान को उस टाइम पर स्केर्सिटी होगी, ऐसा माना जाता है। तो आगे आने वाले फ्यूचर में माना जाता है कि जो वाटर है उसकी स्कैर्सिटी होगी नंबर 1। और हो सकता है कि बहुत सारी जगह पे वाटर रिलेटेड डिजीज़ेज़ भी होंगी, क्योंकि ग्लेशियर्स के मेल्ट होने की वजह से ऐसा कुछ होगा जो बैक्टीरिया एट्सेट्रा, उसकी वजह से वाटर रिलेटेड डिजीज़ेज़ इंसान में बढ़ेगी। तो अभी हम एक पैटर्न जो मैं बोल रही थी वो समझ में आता है कि पहले वायु से रिलेटेड डिजीज़ेज़ हो रही थी, अभी वाटर से रिलेटेड डिजीज़ होंगी। तो इसका भी एक उपाय मुझे समझ में आता है कि जल तत्व की चीज़ों के साथ आप जुड़े और उनकी श्रद्धा करें। तो ये कैसे करेंगे? इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अस कि हम जाएं और पूजा वगैरह करें। ये हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं होता, प्रैक्टिकल भी नहीं है। तो प्रैक्टिकली हम क्या कर सकते हैं, हम अपने घर में वाटर वेस्टेज जितना हो सके कम कर सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, हम लोग पानी में कुछ चीज़ फेंक देते हैं, जैसे कि हमने देखा भी है कि बॉम्बे में एक बीच में जब वो साफ़ करते हैं तो उसमें से बहुत ज़्यादा गंदगी निकलती है। तो ये सब चीज़ें हम पानी में ना फेंकें, उसकी रिस्पेक्ट करें। और एक चीज़ जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो ये है कि वाटर से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उनको आप एनर्जी देना स्टार्ट करिए। सी एवरीथिंग इज़ एनर्जी, सब कुछ ऊर्जा ही होती है। अगर आप किसी चीज़ को पॉजिटिव ऊर्जा दे रहे हो तो आप यूनिवर्स को एक मैसेज सेंड कर रहे हो कि हम इस चीज़ को अपनी ऊर्जा दे रहे हैं, हम इस पे मेहनत कर रहे हैं। तो यूनिवर्स भी आगे आएगी। आप 2 स्टेप्स चलोगे, यूनिवर्स 5 स्टेप्स आपकी तरफ आएगी। तो आपको अभी से शुरू करना है कि वाटर को आप वाटर के लिए कुछ भी करें। इट्स नॉट मैंडेटरी कि आप जाएं और वाटर क्लीन अप करें। अगर ये आपके लिए पॉसिबल है तो इट्स वेरी गुड। अगर ये आपके लिए पॉसिबल नहीं है तो इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप वाटर क्लीन अप इनिशिएटिव्स के लिए कुछ करें। और आप जो हैं वाटर को नमस्ते करें, वाटर को ऊर्जा दें, वाटर को अपनी एनर्जी दें। वो आप कैसे दे सकते हैं? यू कैन यू कैन डू इट कॉन्शियसली कि आप सुबह उठें और जल का दान करें, लिटरली जल का दान करें। तो दिस कैन साउंड लाइक अ काउंटर एक्टिव स्टेटमेंट कि मैं बोल रही हूँ कि वाटर की स्केर्सिटी होगी और आप वाटर का दान करें। बट यूनिवर्स जो है ना वो इतनी प्रैक्टिकल नहीं है। यूनिवर्स एक्चुअली सर्कुलर मोशन में चलती है। जो वट एवर यू गिव आउट, जो भी आप देते हो वही आपके पास रिटर्न आता है। तो इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप जल का दान करें। जो भी स्पेशली समर सीजन्स में जब भी आपको कोई मिले, अगर आपको लगे कि उसको वाटर की ज़रूरत है, आप ज़रूर वाटर का दान करें और वाटर क्लीन अप इनिशिएटिव्स में पार्ट लें। और वाटर का वेस्टेज तो बिल्कुल भी नहीं करना है, इस चीज़ के लिए आप सजग रहें। देखिए, आप
अपने घर पे बैठ के पंचतत्वों का गायत्री मंत्र करते हैं, विच इज़ वेरी गुड। लेकिन अगर साथ ही साथ आप इन पंचतत्वों को इज़्ज़त नहीं दे रहे हैं, इनको रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं, देन द यूनिवर्स विल नोटिस। यूनिवर्स नोटिस करता है ये सब चीज़ें, और इसी सारी चीज़ों की वजह से आज हम इस दौरा पे खड़े हैं जहाँ पे ये सब चीज़ें होने वाली है, जैसा कि बताया गया है प्रेडिक्शंस में। तो क्यों ना हम पहले से इसका जो है प्रिकॉशंस ले। शायद होगी या नहीं होगी, लेकिन हमारा कर्म जो एक एक तत्व से है वो अच्छी तरह से जुड़ा होना चाहिए। वो हमको पॉजिटिव इफ़ेक्ट देने वाला होना चाहिए, क्योंकि हम एनवायरनमेंट को पॉजिटिव बना रहे हैं। ये समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। रादर देन द प्रेडिक्शंस, इट्स मोर इम्पॉर्टेंट ये समझना कि हम अपने तत्वों का कितना सम्मान करते हैं। अपने तत्व जिनको हम एक समय पे देवी देवता के रूप में पूजते थे, उनका हम कितना सम्मान करते हैं। इसी तरह से पृथ्वी तत्व के बारे में भी कहा गया है। जैसे कि हम सबको पता ही है, आजकल भूकंप बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। आए दिन ही सुनने में आता है कि भूकंप हो गए हैं कहीं पर हमारे राष्ट्र में या विश्व में, और ये भूकंप दिन ब दिन जो है बहुत ज़्यादा खतरनाक हो रहे हैं हमारे जीवन के लिए। और सिर्फ भूकंप ही नहीं, हमको पता है कि जो अच्युतानंद दास जी ने लिखा है, उसमें ये कहा गया है कि जो टाइगर्स या फिर जो वाइल्ड एनिमल्स हैं, वो रास्ते में घूमेंगे, और मनुष्य को उनसे बच के अपने घर में छुप के बैठ के रहना पड़ेगा। तो आप समझ सकते हो कितना बड़ा इम्पैक्ट उन्होंने यहाँ पे लिखा है। ये जो सारी चीज़ें हैं ये बहुत ज़्यादा कोडेड है। इसका मतलब क्या है कि जिन एनिमल्स को आज तक हम कैद में रखते आ रहे हैं, मनुष्य ने कैद में रखा है, उनकी वजह से आज मनुष्य कैद में चले जाएगा, ऐसा एक समय आएगा। तो ये नेचर का जो है रिवॉल्यूशन नहीं है तो क्या है? ये पृथ्वी माँ का जो है एक रिवोल्ट नहीं है तो क्या है? तो ऑल ऑफ दिस इज़ हैपनिंग, आपको पता ही है, जैसे कि मैंने कहा था, बिकॉज़ ऑफ द इमेंस ऑप्रेशन ऑफ ऑल द तत्वास जो भी हमने करा है आज तक। तो पृथ्वी तत्व के लिए एक बहुत सरल सी चीज़ है जो हमारे को सिखाई जाती थी बहुत पहले के ज़माने में, कि सुबह उठते ही पहले हमको भूमि का स्पर्श करना चाहिए और भूमि को नमन करना चाहिए। आजकल बहुत सारे लोग नहीं करते होंगे डेफ़िनिटली, एंड इट्स वेरी इम्पोर्टेंट टू रिमेंबर कि जिस धरती पर हम हैं, जो जिस धरती पर हम रोज़ चलते हैं, उसका रिस्पेक्ट करना, उसकी इज़्ज़त करना। एक्चुअली जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता रहा, जैसे जैसे लोग इन सब चीज़ों को भूलते रहे, करना बंद कर दिया, तो लोगों के अंदर ये चीज़ आ गई कि क्या होगा अगर हमने नीचे से कुछ खोद के निकाल दिया या फिर कोई रिसोर्सेज एक्सप्लॉइट कर दिया। क्या हो गया अगर हमने एक कोई चीज़ बनाने के लिए पेड़ को काट दिया, क्या होगा? क्योंकि हमने वो छोटी-छोटी चीज़ें करना छोड़ दिया था, जिसकी वजह से ये हमको याद होता था कि हम जिस धरा पे खड़े हैं, उसकी महत्व क्या है। तो ये बहुत छोटी-सी चीज़ है, सुबह उठते ही पैर ज़मीन पे रखने से पहले ज़मीन को नमन करना। इट जस्ट शोज़ दैट यू रिस्पेक्ट द अर्थ, यू रिस्पेक्ट द लैंड दैट यू आर वॉकिंग ऑन। इट्स वेरी इम्पोर्टेंट। एंड ये सारी चीज़ें ना बहुत सरल लगती है, बहुत सुपरस्टिशियस भी लगती है बहुत लोगों को कि ये तो अंधविश्वास है। लेकिन ये अंधविश्वास जो है ना, ये अगर अंधविश्वास है भी, मैं मान भी लूँ, लेकिन ये आपके अंदर एक इंस्टिल करती है। आपको जब कोई छोटा बच्चा होता है, वो देखता है कि सुबह उठ के हम धरती को नमन करते हैं, उसको अगर समझाया जाए कि हम क्यों कर रहे हैं, उसको पता चलेगा कि इम्पोर्टेंस क्या है पृथ्वी की, इम्पोर्टेंस क्या है इस धरती की। तो इट्स अ वेरी स्मॉल थिंग, लेकिन जैसे हम जल तत्व को या वायु तत्व को देते आ रहे हैं, वैसे वैसी इज्जत हमको पृथ्वी तत्व को भी देनी है। एंड उस चीज़ का हमको अब्यूज़ नहीं करना है, ये हमेशा ध्यान में रखना है। जितना हो सके प्लांट्स को कट करना हमको डेफ़िनिटली कम करना पड़ेगा, क्योंकि आए दिन ये सब इंटरकनेक्टेड है। मैं लास्ट में आपको बताऊँगी कि प्लांट्स के बिना तो वायु तत्व भी ख़राब हो रहा है, द एयर इज़ गेटिंग पोल्यूटेड, ये सब इंटरलिंक्ड है। जैसे हमारे शरीर में
जो सारे तत्व हैं वो इंटरलिंक्ड होते हैं। जैसे हमारा शरीर कहते हैं ना कि पंच तत्वों का बना हुआ है। तो हमारा जो थ्रोट चक्र है, जो चक्र हमारे गले का होता है, वो आकाश तत्व से रिलेटेड है। और इसी तरह से डिफरेंट चक्रास हमारे बॉडी के डिफरेंट तत्वों के साथ रिलेटेड होते हैं। मैं उसमें डीप में नहीं जा रही हूँ अभी, लेकिन ये जो चीज़ें हैं ये सब मिलके ही पंच तत्व मिलके ही हमारा जो है बॉडी बनता है। तो हम इस नेचर से अलग कैसे हो गए? आज हमारे पास एक सेल फ़ोन आ गया है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ आ गए हैं, हम पूरा दिन उसी में बिज़ी रहते हैं, भूल जाते हैं कि एक्चुअली हम मशीन नहीं हैं, जो कि हमको कन्वर्ट करने के लिए बहुत कोशिश की जा रही है कि हम एआई में कन्वर्ट हो जाए, सुबह उठ के मशीन की तरह भाग-दौड़ करें। लेकिन एक्चुअली में जो हमारा कोर है, उसके हम जितने दूर चले जाएँगे, हमारा जो स्वयं का नेचर है, उससे हम जितने दूर चले जाएँगे उतने डिजीज़ेज़, उतने रोग, उतनी महामारियाँ हमारे सामने आएँगी, जो कि आज के टाइम पे हमको दिखने को मिलता है। तो यही अच्युतानंद दास जी के प्रेडिक्शंस के बेसिस पे ही ये हमको पता चलता है। उन्होंने तो ये भी कहा है कि बहुत ज़्यादा भूकंप होंगे, बहुत ज़्यादा कंपन होगा, और ये भी कहा है, जैसे मैंने अभी कहा कि जंगली जानवर रास्ते में आ जाएँगे और इंसानों को अंदर रहना पड़ेगा। एंड ये सब चीज़ें इसी वजह से है क्योंकि प्रकृति का जो एक्सप्लॉइटेशन है वो एक चरम सीमा पर पहुँच चुका है। और ये सब जो है साइंस है। अगर अब भी हम नहीं सुधरेंगे, अगर अब भी हम उनको, अपने नेचर को, अपनी बॉडी को, अपनी स्वयं की बॉडी को रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, तो इट विल बी टू लेट। तो हेल्दी बॉडी सिर्फ यही नहीं है कि एक्सरसाइज कर लिया या फिर नॉन वेज नहीं खाया। इट्स नॉट दैट, इट्स डीपर देन दैट। तो अपना हमारा बॉडी भी जो है वो पृथ्वी तत्व से ही रिलेटेड है, बहुत हैवीली रिलेटेड है। क्योंकि हमको पता है कि जैसे बोलते हैं ना कि मिट्टी का शरीर है, मिट्टी में ही मिल जाना है। तो इन सब चीज़ों का ना, छोटी छोटी बातें हैं जिनका बहुत गहरा मीनिंग होता है। जो बातें हमारे धर्म में, सनातन धर्म में बहुत पहले के युग से चली आ रही है ना, इनका एक डीप इम्प्लीकेशन है, इनका एक डीप मीनिंग है, जो कि हम आज नहीं समझ पा रहे हैं। इसीलिए हम जो है अज्ञानवश होके गलत डिसीजंस ले रहे हैं, जो कि हमको ही नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं हमको याद रख, पहले तो ये चीज़ होगी कि पृथ्वी तत्व का सम्मान कैसे करें। सुबह उठते ही भूमि को स्पर्श करें, और जितना हो सके प्लांट्स, अगर आप प्लांट कर सकते हैं अपने घर में, अगर आप कोई पेड़ लगा सकते हैं, छोटा सा भी अगर पौधा लगा सकते हैं, वो आपको पृथ्वी तत्व से जोड़ता है। इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि हम नेचर का इस तरह से सम्मान करें। अभी चलते हैं एक और ज़्यादा डीप तत्व की ओर, जो है अग्नि तत्व। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है समझने के लिए। अग्नि तत्व क्या है? जो बहुत सारे फॉरेस्ट फायर्स हो रहे हैं, अभी ऑस्ट्रेलिया में एक फॉरेस्ट फायर्स हुआ था, आपको पता ही है, जिससे बहुत नुकसान हुआ था। देखिए, फॉरेस्ट में अगर आग लग जाए, वे अगेन अगर आग लग जाती है तो क्या होगा? वायु तत्व खराब होगा, उससे सारे तत्व खराब होते हैं। और ये जो प्रेडिक्शंस है ना कि ऐसे फायर्स और ज़्यादा होंगे, बढ़ेंगे आने वाले समय में। तो अग्नि तत्व को हम कैसे प्लीज़ करते हैं, जो कि एक स्वयं में एक इतनी ऊर्जावान एक शक्ति है अग्नि, जो सब कुछ जला के भस्म कर सकती है। तो पुराणों में कहा जाता है कि अग्नि तत्व जो देवता है, अग्नि जो देवता है, उनकी जो पत्नी है, उनका नाम है स्वाहा। तो अग्नि के मुख को स्वाहा कहा जाता है, जहाँ जहाँ से आहुतियाँ जाती है। और आहुतियाँ भी क्यों जाती है? क्योंकि अग्नि तत्व एक ऐसा तत्व है जो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हमारे शरीर में जो मणिपुर चक्र है, जो हमारे नाभि के अराउंड सराउंडिंग होता है, उसको मणिपुर चक्र कहते हैं। वो अग्नि तत्व के साथ ही रिलेटेड है। तो ये हमारे बॉडी के डाइजेशन के साथ रिलेटेड है। तो अग्नि तत्व क्या करता है? वो ट्रांसफॉर्मेशन का कारक है। वो किसी भी चीज़ को ट्रांसफॉर्म
एज इन प्यूरिफाई करता है। तो जब भी हवन करते हैं तभी भी इसीलिए अग्नि में हवन करते हैं, क्योंकि अग्नि में जब वो भोग जाता है तो वो प्योर हो जाता है, और जब वो प्योर होता है तभी वो देवताएं ग्रहण कर सकते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। तो अग्नि तत्व के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि अपने आहार को आप लोग कंट्रोल करें, और अपनी जो इच्छाएँ होती हैं ना, जो इच्छाएँ अनकंट्रोल्ड डिज़ायर्स जिसको कहते हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट है समझने के लिए। बिकॉज़ मणिपुर चक्र में एक इंसान जो है वो स्थित होता है, तो उसको अपने स्वयं के होने का जो है अनुभव होता है कि हाँ, मैं हूँ। तो ये जो मैं है वो मणिपुर चक्र से आता है, और ये मैं जब अनकंट्रोल्ड हो जाता है, जब अहंकार में परिवर्तित हो जाता है, तब ये जो अग्नि है ये आपके अगेंस्ट काम करती है। ये बहुत डीप एक चीज़ है समझने के लिए। जब भी हम आज के युग में, जैसे पता है सबको को कि जो भी इच्छाएं हैं लोगों की बढ़ती जा रही हैं, और जो भी अहंकार है उसके वश लोग बहुत सारे खराब काम कर बैठते हैं। लेकिन जब यही अग्नि आप यूज़ करते हो खुद को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, खुद को प्यूरिफाई करने के लिए, आप स्वच्छ भोजन करते हो, आप अच्छा खाना खाते हो, एंड जो भी आजकल चीज़ें अवेलेबल है मार्केट में ईज़िली, फ़ास्ट फूड वग़ैरह, वो उन सब चीज़ों को आप त्यागते हो, जितना भी हो सकता है स्वच्छ मन से बनाया हुआ भोजन करते हो, बहुत हद तक आप अपने आप को इंटरनली ट्रांसफ़ॉर्म करते हो। इससे ज़्यादा और क्या आप दे सकते हो वर्ल्ड को? खुद के प्यूरिफिकेशन से ज़्यादा, खुद के विचारों की शुद्धि से ज़्यादा। तो जैसे अग्नि तत्व हर चीज़ों की शुद्धि के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वैसे ही हमको उसको और मदद करना है कॉन्शियसली अपनी बॉडी को, अपने माइंड की शुद्धिकरण करने के लिए। इसके साथ ही जैसे मैंने बोला है ऑलरेडी आपको कि जो पंच तत्व का गायत्री मंत्र है, उसका उच्चारण अगर आप करते रहें तो आपके शरीर में जो पंच तत्व हैं वो बैलेंस होते हैं। आपका जो भी दोष होता है, वो मतलब जो त्रिदोष जो आयुर्वेद में कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा हद तक आप देखेंगे इसका जाप करते करते वो बहुत एक्सटेंट तक बैलेंस होता है। और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है समझने के लिए कि आपके अंदर ही ये पंच तत्व हैं। जो भी है पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, ये और आकाश, ये सभी आपके अंदर हैं। और जितना आप अपने इंटरनल टेम्पल को, अपनी बॉडी को जितना रिस्पेक्ट करते हो, वो शो होता है कि आप बाहरी तत्वों को कितना रिस्पेक्ट करते हो। इट्स वेरी इम्पोर्टेंट कि आप अग्नि तत्व के महत्व को समझें और ट्रांसफॉर्मेशन के महत्व को समझें। अभी पूरी पृथ्वी ट्रांसफॉर्मेशन के दौर से ही गुजर रही है। जैसे कि आपको पता है युग परिवर्तन का समय चल रहा है, और इस युग परिवर्तन के समय भविष्य मालिका पुस्तक का उल्लेख बहुत ज़्यादा हो रहा है। जैसे कि प्रेडिक्शंस में ऑलरेडी था कि जब समय का अंत होगा और जब नया युग स्टैब्लिश होगा तो भविष्य मालिका का प्रचार प्रसार बहुत बढ़ जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं अभी बहुत बढ़ चुका है ऑलरेडी। लेकिन इसका सार क्या है? इसका सार यही है कि ये जो तत्व है ये सभी देवी देवता हैं, और इनको आपको रिस्पेक्ट करना है अपनी खुद के स्वयं के भीतर भी और बाहर भी। जैसे कि अग्नि तत्व के बारे में हमने अभी बताया आपको। अभी चलते हैं सबसे महत्वपूर्ण तत्व की ओर, जिस तत्व की वजह से शायद हमारा जन्म भी हुआ है, वो है आकाश तत्व। आप सभी को पता है कि आकाश तत्व जो है आकाश से संबंधित है। तो इसका अर्थ ये है कि वो एक्चुअली कॉन्शियसनेस या फिर अवेयरनेस या फिर आत्मन और परम ब्रह्म से संबंधित है। जब भी हमारे साथ कुछ अच्छा होता है या बुरा होता है, तभी हम आकाश की ओर देख के बोलने लगते हैं अनकॉन्शियसली, और हम उससे कनेक्ट करने लगते हैं। और आकाश तत्व के देवता जुपिटर जो प्लैनेट है, जो गुरु जो प्लैनेट है, बृहस्पति, उनको हम बोलते हैं आकाश तत्व के देवता हैं वो। इसीलिए भविष्य मालिका के अनुसार जो प्रेडिक्शंस की गई हैं उनमें बताया गया है कि ऐसा हो सकता है कि आकाश से कोई एस्टेरॉयड्स गिरे और उसकी वजह से काफ़ी लोगों का जो है सर्वनाश हो सकता है, बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो सकती है।
और आकाश तत्व की वजह से हम देख सकते हैं कि कई सारी ऐसी चीज़ें घटित हो सकती हैं। जी हाँ, आकाश तत्व को मैंने एस्टेरॉयड से जोड़ा है क्योंकि वही एक एलियन वस्तु बोल सकते हैं जो भिन्न हमारी पृथ्वी से अलग कोई वस्तु है जो आकाश से गिरेगी और जिसके लिए सर्वनाश होगा। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? हमको पहले पता है कि आज के युग में जो है गुरुओं का असम्मान बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और ये भी सही है कि बहुत सारे गुरु जो ओरिजिनली ज्ञानी नहीं होते, वो सिर्फ़ भेष में आते हैं, ऐसे लोगों का भी बहुत प्रचार प्रसार बढ़ गया है। इसी वजह से लोग भ्रमित हो जाते हैं और परम सत्य, परम ज्ञान से वो विमुख हो जाते हैं। उनको पता ही नहीं चलता कि किस पे भरोसा करना चाहिए, किस पे नहीं। बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है ये एस्ट्रोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से कि हम अपनी चार्ट में गुरु को बहुत ज़्यादा ताकतवर बनाएं और गुरु को बहुत ज़्यादा बृहस्पति प्लैनेट को बहुत ज़्यादा शक्ति दें। और इसके लिए बहुत सारे मंत्र भी कहे गए हैं जो मैं इंडिविजुअली नहीं बताऊंगी क्योंकि मैंने ऑलरेडी बता दिया है आपको कि पंच तत्व के गायत्री मंत्र को करने का एक अलग ही इफ़ेक्ट होता है जो आप अपनी बॉडी में, स्वयं की बॉडी में भी फील करते हैं। जब किसी चीज़ को आप अपनी बॉडी में फील करते हैं तो उसका अर्थ ये होता है कि वो चीज़ आपके ग्रहों पे प्रभावित कर रही है और वो चीज़ आपके अनुकूल जा रही है और आपके अगेंस्ट भी जा रही है तो भी बॉडी में फ़ील हो सकती है। लेकिन जब आप सही से मंत्र करेंगे तब आपको पता चलेगा कि ये ग्रहों की शांति के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और वैसे तो देखा जाए तो थ्रोट चक्रा जो हमारा विशुद्ध चक्रा है, जो गले में स्थिर होता है, वाणी के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है, उसको आकाश तत्व से जोड़ा जाता है। इस चीज़ की बहुत ज़्यादा जो है वाणी की बहुत दुरुपयोग हमने ऑलरेडी किया हुआ है। बहुत कलयुग तो है ही मिथ्या का युग। कलयुग में बहुत लोग झूठ बोलते हैं, अपने फ़ायदे के लिए कुछ भी कहते हैं और इस वजह से वायु तत्व वैसे ही प्रदूषित हो जाता है। जब एक भी मनुष्य एक तत्व को ख़राब करता है तो वो कहीं न कहीं हमारे भूमंडल पे, हमारी पृथ्वी पे शो होता है उसका इफ़ेक्ट, उसका रिफ्लेक्शन। तो ये जो चीज़ है, ये सब इंटरलिंक्ड है, हम एक दूसरे से भिन्न नहीं हैं। हम सभी इंटरलिंक्ड है, इसी वजह से जो भी हम कलेक्टिवली करते हैं एज ह्यूमन बींग्स, उसका एक रिफ्लेक्शन हर तत्व के ऊपर, प्रकृति के हर अंश के ऊपर पड़ता है। और अज्ञानतावश आज तक हमने इस युग में जो भी कार्य किए हैं, इस सभी का जो इफ़ेक्ट है क्यूमुलेटिव, वो हमको आज दिखाई पड़ रहा है। हमारे चारों ओर जो सारे पंच तत्व है वो हमारे विमुख होने शुरू हो गए हैं ऑलरेडी। अच्युतानंद दास की बहुत सारी भविष्यवाणियाँ ऑलरेडी प्रमाणित हो चुकी है, चाहे वो जगन्नाथ के मंदिर की ध्वज गिरने की हो या फिर जो है साइक्लोन वगैरह की हो। काफ़ी भविष्यवाणियाँ उनकी ऑलरेडी सच हो चुकी हैं और हम ऐसी ही कामना करेंगे कि सब सुखी रहे और अच्छे स्वास्थ्य में रहे। लेकिन इन सब चीज़ों का होना अभी हम इग्नोर नहीं कर सकते। इसी वजह से ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आकाश तत्व और अन्य सभी तत्वों के साथ हम जुड़े और इनकी जो इफ़ेक्ट है उसको हम समझें और इन सब का सम्मान करें, प्रकृति का सम्मान करें। अभी भी समय है, अभी भी समय है कि हम इन सब चीज़ों के महत्व को समझें, इम्पोर्टेंस को समझें और इन सब से जुड़ना शुरू करें क्योंकि समय अभी है लेकिन परंतु बहुत कम समय बचा हुआ है। एज़ पर द गैलेक्टिक फेडरेशन ऑफ लाइट, मैं अंत में बोलना चाहूँगी कि एक समय था जब टाइमलाइंस भिन्न थी, तो कौन जाएगा सतयुग में, कौन नहीं जाएगा, इसको लेके बहुत सारे लोगों के मन में बहुत प्रश्न थे। तो उस समय गैलेक्टिक फेडरेशन ऑफ लाइट ने जो मैसेज किया है, वो मैसेज काफ़ी लोगों के द्वारा स्प्रेड किया गया था और उसमें बताया गया था कि टाइमलाइंस अभी अलग-अलग हैं। तो कुछ लोग शायद चूज़ करेंगे सतयुग में नहीं जाना, कुछ लोग शायद चूज़ करेंगे उसमें जाना। तो अभी जो
टाइम है उसमें सब टाइमलाइंस मर्ज हो चुकी हैं। तो अभी कहा जा रहा है कि मैक्सिमम सोल्स चूज़ करेंगे कि वो नए युग में पैदा हों और एक स्वच्छ युग में पैदा हों, और इसके लिए जो है एक क्लीनअप बहुत ज़रूरी हो जाता है। प्रलय क्या है? प्रलय एक क्लीनअप है जो कल्कि भगवान कहते हैं कल्कि पुराण में कि अ, एक वक्त ऐसा आएगा जब भगवान अवतरित होंगे और वो इस पूरे पृथ्वी को क्लीन अप करेंगे, स्वच्छ करेंगे। किस तरह से करेंगे? वो इन तत्वों का ही स्वच्छ करने का प्रयास करेंगे। वो मनुष्य के अंदर की तत्व को भी स्वच्छ करने का प्रयास करेंगे, ये वार्ता देके कि अभी हम जो करते आ रहे हैं पृथ्वी पर प्रकृति के ऊपर अन्याय, वो अभी नहीं चलने वाला है। उसका समय, उस समय का अंत अभी होने वाला है, हो चुका है एक्चुअली। हम समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन इफ़ेक्ट्स आगे के 8-10 साल में सभी को देखने को मिलेंगे। और इसी वजह से बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम सभी तत्वों के महत्व को समझते हुए प्रकृति की जो है रिस्पेक्ट करें और उसके साथ जुड़े और उसके अनुकूल काम करना शुरू करें और उसके अगेंस्ट काम न करें। तो यही जो मैसेज था मेरा, मैं आज देने के लिए आपको मैंने प्रयास किया है। मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में आपको ये वीडियो कैसा लगा, और मैं आशा करती हूँ कि आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे और मैं देखूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।